Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Asjad Wasi, and you're watching another video of Audit Online School of Audit and Accountancy. जैसे कि आप सब लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है C5 6 के हवाले से जो गाइडेंस मैंने उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत प्रोवाइड की थी अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे जो चीज़ें मैंने देखी हैं और मैं चाहता हूँ दिल से चाहता हूँ कि आप सब लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और अपने इस पेपर को पास करें। शॉर्ट कमिंग्स आपने आइडेंटिफाई करनी है। ट्रबल शूटिंग की आपने अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। टेलीग्राम का मैंने चैनल ग्रुप का लिंक शेयर किया है आपसे, तो आप उस पर भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। ऑडिट डिस बैंक जब मैंने शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि जब हम पेपर देकर आते हैं तो हमें लगता है कि हमने प्रोसीजर सही लिखे हैं, हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वही हमारे 30s में नंबर आते हैं, 40s में आते हैं, हम थ्रू नहीं कर पाते। तो हमें ड्राफ्टिंग के अंदर बड़ा मसला आता है। और ड्राफ्टिंग के लिए तो एक आपकी एक नॉर्मल इंग्लिश होती है, बिल्कुल डिफरेंट है। दिस थिंग इज इंटायरली डिफरेंट। ऑडिट को ड्राफ्ट करना और एक इंग्लिश का कोई ऐसे लिखना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑडिट को ड्राफ्ट करना एक आर्ट है। एक आर्ट है जो आपने सीखना पड़ेगा, अपनी बेसिक्स को उठाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप जितनी हाई लेवल प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप जितनी ऊपर इमारत चढ़ते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं की, आपने बेसिक से चीज़ों को लेकर नहीं चला। रिमेंबर, extensive practice is only extensive practice is not the key. You have to cover your basics. So इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर्स को किस तरह से लेके चलना है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक बज़ाहिर तौर पे समरी है आइज़ा 500 की, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर्स की जो एक दुनिया है उसका दरवाज़ा है ये। क्योंकि आप जब देखते हैं कि आपको चाहिए क्या होता है, आपको चाहिए ऑडिट एविडेंस चाहिए। ऑडिट एविडेंस के लिए आप करते क्या हो? आप करते हो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, जब भी जाके आपको ऑडिट एविडेंस मिलता है। जब आप यही नहीं समझोगे कि आपको चाहिए क्या चीज़, आप प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करोगे? तो सबसे पहले तो समझ लें कि यार आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ। भी आपको बताऊंगा कि वो ड्राफ्टिंग आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले जी एक ओवरव्यू ले लेते हैं जी ऑडिट साइकिल का। आप कहीं भी ऑडिट करने जाते हैं, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी इन्वायरमेंट कंट्रोल वगैरह की, कि आपको 315 में कवर की जाती है चीज़ें। फिर उसके बाद आप जो रिस्क असेस होते हैं उसको असेस करते हैं। रिस्क जो भी आपके मटेरियल मिस्टेकिंग वाले रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, आप उसको असेस करते हैं, वैलिड करते हैं। फिर उसका मटेरियल मिस्टेकिंग पे एक वीडियो है शेयर्स की तरफ से, तो आप प्लीज़ चाहिए उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जी नेचर, टाइम एंड इंस्टेंट डिसाइड करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स का, कि जी क्या करना है, कितना करना है, और क्या करना है, सॉरी, कब करना है और कितना करना है, दैट इज़ दी एक्सटेंट। ओके जी। फिर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं, फिर आप सब्सटेंटिव करते हैं। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सब्सटेंटिव से पहले क्यों करते हैं? ये तो आपने कैफ लेवल पे पढ़ लिया होगा और अंडरस्टैंडिंग भी आपको होगी कि जितना ज़्यादा मेरे कंट्रोल पे रिलायंस होगी, जितना ज़्यादा मेरा कंट्रोल रिस्क पे रिलायंस होगी, उतने ही कम मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकूँगा। ठीक है, तो ये एक लिंक है, इसलिए आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को पहले ड्राफ्ट करते हैं। और यही देखें, ऑडिट प्रोसीजर्स की खूबसूरती भी यही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जामिनर कमेंट ने एक बार पेपर के उसमें लिखा, मुझे अगर दिखता है तो मैं लाजमी आपसे शेयर करूँगा, कि बच्चों ने लिखा कि सारे प्रोसीजर्स लिख दिए फिक्स एसेट को वेरीफाई करने के लिए, हम उसकी डेप्रिसिएशन करेंगे, एडिशन डिलीशन को वॉच करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। एंड में बच्चे ने लिख दिया जी फिक्स एसेट रजिस्टर लेंगे जी। 8 7 8 प्रोसीजर लिखने के बाद वो 9वें या 10वें नंबर पे लिख रहा है जी फिक्स एसेट रजिस्टर लेंगे। तो आप सोचें कि जी एग्जामिनर पे जो आपका पेपर चेक कर रहा है उस पर क्या इंप्रेशन जाएगा। तो स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, इसलिए मैं ये चीज़ आपसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ। यही पूरी साइकिल डिसाइड होगी आपकी। ऑडिट प्रोसीजर जब हम पढ़ने जा रहे होंगे तो यही सारी साइकिल होगी आपकी, आप इसी के थ्रू गुजर रहे होंगे। ये सिर्फ ऑडिट साइकिल नहीं, ये आप छोटे छोटे जो भी चंक करते जाएंगे, एरियाज करते जाएंगे, उसके अंदर ये साइकिल आपकी बार बार कवर होती रहेगी। ठीक है जी। आइजा 500 के अंदर जो आपको कहता है फिर आगे अजर्शंस आपको बताता है। तो अजर्शन क्या होती है? जो मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देती है और कहती है कि जी चलें, ये मैंने बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बना दिए। इसमें जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पीपीआर है वो सही तरीके से वैल्यू हुआ है,
ठीक है, वो एग्जिस्ट भी करता है, उसके सारे राइट्स भी मेरे ही हैं, जो रेवेन्यू आया है वो अकर हुआ है, ठीक है, और जो रिसीवेबल है वो एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है, जो लाइबिलिटी सारी हैं वो सारी ऑब्लिगेशंस मेरी हैं, रेवेन्यू पूरा कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि जी दिसंबर का रेवेन्यू मैं आगे ले जा रहा हूँ, दिसंबर के एक्सपेंसेस में जनवरी में जाके रिकॉर्ड करूँगा ताकि मेरा जो प्रॉफिट की फिगर अच्छी बने, तो कट ऑफ भी उसमें किया हुआ, उसने सारी चीज़ें की हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली मैनेजमेंट की इन असर्शंस को वेरीफाई करना है, इन असर्शंस पे आपने काम करना है, आपने अचीव क्या करना है, आपने ऑडिट एविडेंस अचीव करना है, किसके थ्रू करना है, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। स्टैंडर्ड ने हमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स बता के देती है, 7 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो हम करके इन असर्शंस को वेरीफाई करते हैं और हमें हासिल होता है एक प्यारा सा ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो वो प्रोसीजर क्या है, आप इंक्वायरी करते हो, आप कंफर्मेशन करते हो, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप रिकैलकुलेशन करते हो, रीपरफॉर्मेंस है, इंस्पेक्शन है और एनालिटिकल प्रोसीजर। मैं डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप आइजा 500 भी खुद से जाके रीड कर सकें आप, ठीक है। और लिंकिंग भी यहाँ से जब आपकी डेवलप हो जाएगी तो स्टैंडर्ड भी आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो जी आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है आपने। सबसे पहले तो अजर्शन जब मैनेजमेंट दे रही है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके अगेंस्ट आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड ने बताया है, आप खुद से एक चीज़ को ज़रा सोचिए अपने दिमाग में कि कोई भी चीज़ होनी चाहिए, अगर आपको किसी के बारे में कोई वर्डिक्ट देनी है तो यू से दैट द एविडेंस शुड बी गुड इनफ, ठीक है। तो यही चीज़ आपको आइजा कह रहा है, मैंने जो गुड इनफ ऑडिट एविडेंस मैंने कह दिया, गुड इनफ सपोर्ट मैंने कह दी, तो स्टैंडर्ड की अपनी कुछ वर्डिंग्स है तो वो उसके अंदर बात करता है। स्टैंडर्ड कहता है कि जी ऑडिट एविडेंस आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट रिलेट करता है क्वालिटी से, क्वालिटी के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं आपकी, रेलेवेंस आती है और एक रिलायबिलिटी आती है, इस पे भी मैं बताता हूँ आपको। फिर दूसरी चीज़ कहता है कि ऑडिट एविडेंस आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट रिलेट करता है क्वांटिटी से, क्वांटिटी में तीन चीज़ें इफेक्ट करेंगी आपकी, बेसिकली तीन चीज़ें और भी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन मेनली तीन चीज़ें इफेक्ट करती हैं। वो क्या है कि जी आपका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना है, जितना ज़्यादा आपका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट होगा आपको क्वांटिटी भी उतनी ज़्यादा चाहिए होगी, जितना ज़्यादा आपका कंट्रोल्स पे रिलायंस होगा आपको क्वांटिटी उतनी कम चाहिए होगी, जितना ज़्यादा आपका ऑडिट एविडेंस परसुएट कर रहा होगा आपको, आपको क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस उतनी कम चाहिए होगी। तो इन चीज़ों को आप समझें कि क्वांटिटी को ऑडिट एविडेंस की क्या क्या चीज़ें ड्राइव करती हैं। और एक चीज़ ड्राइव करती है वो है क्वालिटी। Quality is what? Quality is nothing but the appropriateness. Remember, the quantity is good, uh, quality is enough. ठीक है, oh sorry, quality is good and quantity is enough for it evidence. Okay, so appropriate के अंदर आ जाती हैं दो चीज़ें, एक आती है आपकी relevance और दूसरी आती है आपकी reliability। रेलेवेंस क्या चीज़ है जी, आप किसी एक अजर्शन को टेस्ट करने जा रहे हैं, आपको रिस्क है कि जो पीपी आ रहा है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब मैं क्या करूँगा, मैं एफ ए आर रजिस्टर ले लूँगा उसका, मैं एफ ए आर रजिस्टर ले लूँगा, मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कैसे कर सकता हूँ मैं यार, कैसे कर सकता हूँ, मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिस्क ये है कि पीपी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैं क्या एफ रजिस्टर उसका लेके बैठूंगा, पीपीई तो मैंने देख लिया ना एफ रजिस्टर में, मैं उसकी क्या डेफिनेशन कैलकुलेट करूँ यार, मैं क्या वॉचिंग करूँ, मैं कहता हूँ पीपीई ही नहीं है आपका, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर, मेरी कौन सी अजर्शन हिट हो रही है, मेरी एग्जिस्टेंस की अजर्शन हिट हो रही है, तो मैं कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा, मैं ऑब्जर्व करूँगा जाके, मैं देखूंगा कि यार पीवी आपका एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। जस्ट लाइक कि आप जैसे इन्वेंट्री काउंट पे जाते हैं और मैनेजमेंट क्या करती है, आपको इन्वेंट्री लिस्ट देती है और आप अब सिर्फ ऑब्जर्व करोगे पीछे से। अगर आपका रिस्क है ओवर स्टेटमेंट का, कि इन्वेंट्री ओवर स्टेट की गई है, मुझे बताइए कि आप सैंपल कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओवर स्टेट की गई है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं आप वहाँ से चीज़ें चेक करेंगे कि यार रिस्क तो यहीं पर है ना, जहाँ पे मसला है चीज़ भी वहीं देखी जाएगी। तो आप सिलेक्ट करेंगे सैंपल्स अपना इन्वेंट्री की लिस्ट से और उसको ट्रेस कराएंगे भाई वेयर हाउस में जहाँ फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है आप वहाँ पे ट्रेस कराएंगे। ऑन दी अदर साइड अगर आपका रिस्क है कि इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है,
ठीक है। अब जब एक चीज़ अंडर स्टेटेड है तो वो चीज़ तो आपको लिस्ट में मिलेगी नहीं ना, क्योंकि आपका रिस्क है अंडर स्टेटमेंट का। तो इसका मतलब कि वेयर हाउस में इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है ठीक है जी, और वो उस इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर नहीं आ रही है। तो अब आपका सैंपल कहाँ से सिलेक्ट होगा? आप जाएंगे भाई वेयर हाउस में, फिजिकली आइटम्स आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप उसको ट्रैक बैक करेंगे इन्वेंट्री लिस्ट पे। ये जो आप जो सैंपल सिलेक्शन का जो आपका प्रोसेस है ना, ये जो थॉट है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। आप स्टैंडर्ड जब रीड कर रहे होंगे तो उसमें आपको डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग के हवाले से जो चीज़ें बताएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यार डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या होती है। असर्शन बेस्ड आप जब ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे होंगे, उसके लिए आप जहाँ से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दैट थिंग विल बी कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, कि आपने किस डायरेक्शन में जाके चीज़ों को देखना है। अप्रोप्रिएटनेस के अंदर दूसरी चीज़ आती है रिलायबिलिटी। सोर्स, आपका जो सोर्स है ऑडिट एविडेंस का, जहाँ से आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो जितना रिलायबल हो उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा रिलायबल क्या चीज़ होगी कि भाई थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी आउटसाइड द एंटिटी, उससे जो एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है वो आपके लिए ज़्यादा रिलायबल है। रिमेंबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे उसने बैंक बैलेंस लिख के दिया, हम बैंक से कॉन्फर्मेशन मांगते हैं वो अमाउंट कंफर्म करके दे रहा होता है। क्यों? बैंक बैंक स्टेटमेंट तो हमें क्लाइंट भी दे देता है, वो उसने रिकॉर्ड वगैरह अपनी बनानी होती है, सारी चीज़ करनी है। बैंक स्टेटमेंट तो क्लाइंट के पास भी होती है, लेकिन हम फिर भी बैंक कन्फर्मेशन में वो बैंक से अमाउंट क्यों कंफर्म करते हैं? क्योंकि हमारे लिए वो ज़्यादा रिलायबल है। वहाँ से ऑडिट एविडेंस आना ज़्यादा मोतबर है, रादर देन कि यार फाइनेंशियल स्टेट, ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये तो क्लाइंट फॉर्ज भी कर सकता है ना यार। अमाउंट डाल के दे देगा भाई, 5 लाख शॉर्ट पड़ लें, चलो भाई 5 लाख एडिट कर दिया, फोटोशॉप कौन सी बड़ी बात है यार, कौन सी बड़ी बात है। तो थर्ड पार्टी सोर्स से जितना ज़्यादा हमारी ऑडिट एविडेंस हमें आ रहा होगा या ऑडिटर खुद से परफॉर्म कर रहा होगा प्रोसीजर, तो वो ज़्यादा हमारे लिए रिलायबल होगा, ना कि मैनेजमेंट से मिला। हाँ, मैनेजमेंट से वो चीज़ ज़्यादा रिलायबल होती है जो एक्सटर्नल सोर्स से हमें, जो सेकंड या थर्ड हमें सोर्सेज से वो चीज़ कॉरबोरेट हो रही हो। लाइक मैनेजमेंट ने हमें जैसे दे दिया बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमें बैंक ने कंफर्म कर दिया बैंक कंफर्मेशन के थ्रू, हाँ ठीक है, अब सही है, अब रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब कि जो अमाउंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन आ रही है वो भी ठीक ही होगी। ठीक है जी। तो इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि भाई सोर्सेज क्या हैं ऑडिट एविडेंस की। ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर जो अपने प्रोसीजर करता है, जस्ट लाइक अगर वो एनालिटिकल कर रहा है या ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उससे जो प्रोसीजर्स उसको, उससे जो ऑडिट एविडेंस उसको मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है, मुझे अपनी चीज़ पे, मुझे अपने किए पे सबसे ज़्यादा एतमाद होगा ना यार। तो जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे लिए तो वही सबसे ज़्यादा रिलायबल है। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसके मैनेजमेंट की हाथ नहीं लगे, गंदे हाथ नहीं लगे मैनेजमेंट के, तो वो मेरे लिए दूसरे नंबर पे ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है जी। जस्ट लाइक बैंक कन्फर्मेशन, लीगल कन्फर्मेशन, सप्लायर कन्फर्मेशन, वो भी हम क्या कर होते हैं कि डायरेक्टली हम जब लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यार फर्म के एड्रेस पे भेजिए। फर्म के एड्रेस पे क्यों, क्लाइंट के एड्रेस पे क्यों नहीं? क्योंकि आप जब क्लाइंट के एड्रेस पे भेजोगे तो क्लाइंट का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो भी है वहाँ पे, उसकी डेस्क पे रिसीव होगा तो वो सीएफओ तक जा सकता है, वो अकाउंट से पढ़ने जा सकता है, वहाँ से उसको वो मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ें, एनवलप चेंज कर सकते हैं, कन्फर्मेशन का अमाउंट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली अपने फर्म के एड्रेस पे मंगाते हैं और फिर वहाँ से जो है वो आपके पास चीज़ें आती है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। थर्ड नंबर पर है जी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज बट रिसीव फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। रिमेंबर कि मैंने बैंक स्टेटमेंट का जब आपसे जिक्र किया, बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट किसका है? ये तो बैंक का है, लेकिन आपको दे कौन रहा है? मैनेजमेंट दे रही है। तो इस पे रिलायबिलिटी लेने के लिए मैंने क्या किया, बैंक से कंफर्मेशन की कि भाई अमाउंट कितना बचा है आपके बैंक में, कितना बैलेंस है। बैंक ने कंफर्म कर दिया तो एक रिलायबिलिटी का एलिमेंट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड, मैनेजमेंट की जो वर्किंग है, कोई कैलकुलेशन है, डेप्रिसिएशन जो उसने करके दी है, उसने ईसल मॉडल अपना बनाया है, कोई अजम्पशंस बहुत सारी लेता है, वो डेटा कहाँ से यूज़ करा, कहाँ से नहीं करा, फिर बायसनेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं उसके अंदर। तो अगर आप इस लिस्ट को गौर से देखें तो मैंने ये लिस्ट जो ड्राफ्ट की है ना, जि, जिस जिस तरह मैं लिस्ट में नीचे जाता रहूँगा, मेरी ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इसका मतलब मुझे उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। आ रही है समझ में? ये लिस्ट इस तरह से ड्राफ्ट की है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें भी लिंक हो जानी चाहिए कि सोर्सेज कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्वालिटी क्वालिटी में तो करती हैं, और वो इफेक्ट किस तरह से करता है क्वांटिटी पे। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ भी प्रूफ हो रही है। ठीक है जी।
ऑडिट एविडेंस क्या है? स्टैंडर्ड ने हमें कुछ बातें बताई हैं कि भाई ऑडिट एविडेंस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस सबसे पहले तो कहता है कि जी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंपल है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपका हो गया जी वाउचर्स, आपके इनवॉइसेस, आपकी वर्किंग मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के लेजर्स। ये एक बहुत ही छोटी सी लिस्ट है, ये तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप मिनट्स मिनट्स में आप कंफर्मेशन ले रहे होते हैं, बहुत सारी बोर्ड की आपको चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, रिलेटेड पार्टी और फलाना ढिमकाना चीज़ें, बेंचमार्किंग आ जाती है, आपके एक्सचेंज रेट कंफर्म करने आपने चीज़ें, या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है तो PSX के रेट या मफाद के रेट्स आपके आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। आपकी जो कंफर्मेशन होती है सारी एक्सचेंज कंफर्मेशन वो आ जाती है अदर इन्फॉर्मेशन में। कोई एग्रीमेंट किया आपने, रेंट एग्रीमेंट किया है, कोई सप्लायर एग्रीमेंट किया है, कोई कस्टमर के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो चीज़ें अदर इन्फॉर्मेशन में काउंट हो जाती हैं। ठीक है, जो कॉर्पोरेट हो रही होती हैं आपकी ये इंफॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही होती हैं एक्चुअली इसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये पूरी जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ ऑडिट एविडेंस का पार्ट कहलाती है, और एक्चुअली ये इसकी रिलायबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस करूँ आपकी, सिर्फ एग्जांपल आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए, कि जहाँ पर मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा था सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, सबसे एंड में रखा है मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड वाली। अब रिमेंबर कि यार CCG का जो असाइनमेंट आपका ऑडिट होता है उसके अंदर आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देते, आप लिमिटेड एश्योरेंस देते हो। आप लिमिटेड एश्योरेंस क्यों देते हो? मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, ठीक है, और आप कमेंट्स में या ग्रुप में आप इसका आंसर शेयर करें तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी उसमें लिमिटेड एश्योरेंस क्यों होती है, जी रीजनेबल एश्योरेंस क्यों नहीं होती। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आपने इस तरह माइंड को भी चलाएं और हम चीज़ें इस तरह भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे साथ में जहाँ जहाँ वीडियोज बनेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज़ द की, मैंने ये चीज़ें ड्राफ्ट की हैं ऑडिटर्स बैंक, जब मैंने बनाई चीज़ें और ये सारी, तो मैंने कुछ चीज़ें एक्यूमुलेट की हैं जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी कि यार ऑडिट प्रोसीजर्स को किस तरह से ड्राफ्ट करना है। डिस्कस भी कर लेते हैं और फिर मैं ये डॉक्यूमेंट आपसे इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे ग्रुप पे, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दें, मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, मुझे ईमेल कर दें। आप या मेरे बेहतर तो ये होगा कि आप चैनल पे वीडियो पे कमेंट कर दें या आप टेलीग्राम पे कर दें, तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा मॉनिटर कर रहा होता हूँ। तो क्या चीज़ें आपने कंसिडर करनी है ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट करते हुए? डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपने सैंपल कहाँ से सेलेक्ट करना है, असर्शंस को दिमाग में रखना है और रिस्क को दिमाग में रखना है। फिर आपने सॉरी फिर आपने ऑडिट प्रोसीजर बताना है। IFRS की क्या रिक्वायरमेंट है, या रिमेंबर कि यार एक दो प्रोसीजर तो IFRS के हिसाब से ही निकल जाते हैं कि IFRS की गैप की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी समझना। मैनेजमेंट से अपना प्रोसीजर पूछ लें कि भाई वो IFRS को किस तरह कंप्लाई करती है या स्पेसिफिक किसी रिस्क को किस तरह से वो एड्रेस करती है। अगर मैनेजमेंट यूज़ कर रही है कि अपने एक एक्सपर्ट को, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की गाइडेंस आइफा 500 में गिवन है, वहाँ से जाके आप रीड कर लीजिए, वहाँ से भी आपको कुछ प्रोसीजर मिल जाएंगे। या ऑडिटर कंसिडर कर सकता है भाई अपना भी एक्सपर्ट यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये घुमा फिरा के ये इस तरह के कोई ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, इस पेज पे जितने हैं वो आपको सारे किसी भी एक पास पेपर में आपको दिख जाएंगे, वो दिखते हैं, ये रिपीट होते हैं, 80% तो यही ऑडिट प्रोसीजर होता है। हर सवाल में हम अगले दूसरे सवाल में देखते हैं कि जी क्लेम आ गया भाई, बैल्कनी गिर गई और कस्टमर ने इतना सूट फाइल कर दिया, वो जी ब्रेक फेल हो गया, फलाना ढिमकाना चीज़ हो गई, ये सब हो गया। तो लिटिगेशन ऑफ क्लेम, और क्लेम में आपके किस तरह से चीज़ें ऑडिट प्रोसीजर चल रहे होते हैं, वो ये कि भाई मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी कर लेंगे बैकग्राउंड। रिमेंबर यार ऑडिटर को तो कुछ पता ही नहीं है ना, जब भी मैंने क्या बोला इधर से, देखिए जी ऑडिटर सबसे पहले रिस्क अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। यहाँ भी क्या कर रहा है ऑडिटर? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा है ऑडिटर? मैनेजमेंट से पूछ रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा है? मैनेजमेंट से पूछ रहा है। तो हमारा तो काम ही ऐसे शुरू होता है, हमें क्या पता किसी चीज़ में क्या हो रहा है। हमें तो हमारा रिस्क ये है ऑडिटर का कि भाई ओपिनियन गलत ना हो जाए, उस ओपिनियन को सही करने के लिए मुझे वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर मैं मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ और मैं ओपिनियन जो दे रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हैं, तो मैनेजमेंट पे मैं देखता हूँ कि यार वो मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं IFRS के हिसाब से बने नहीं बने, तो जो रेलिवेंट वो जो अमाउंट्स हैं, जो PP है, जो इन्वेंट्री है, जो रिसीबल है, वो IFRS के हिसाब से हैं कि नहीं है। तो मैं मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ और वो देखूंगा कि वो चीज़ें IFRS के हिसाब से हैं कि नहीं है। घुमा फिरा के हर चीज़ IFRS ओपिनियन मैनेजमेंट यहाँ पर घूमती रहेगी। इन हाउस लीगल काउंसिल से डिस्कस करूंगा मैं मैटर,
कॉरेस्पॉन्डेंस देख लूँगा मैं लॉयर के साथ या डिस्प्यूटेड पार्टी कस्टमर है सप्लायर जो भी है उससे कॉरेस्पॉन्डेंस देखूँ, उससे बहुत सारी मुझे चीज़ें पता लग जाती हैं कि भाई केस किस तरह जा रहा है। मैनेजमेंट जो मुझे कह रही है उसको चीज़ें कॉर्पोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे आसानी रहती है। लीगल कॉन्फर्मेशन भेज दूंगा एक्सटर्नल लॉयर को, वो मुझे बता देगा कि भाई कौन कौन से लीगल केसेस चल रहे हैं क्या नहीं चल रहा है। तो कॉन्फर्मेशन का स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे 500 उसमें आप देखेंगे कि यार अगर कोई आपने जनरल कन्फर्मेशन भेजी है और कोई केस आपकी नज़र में आ जाता है कि भाई ये सूट फाइल हुआ है और लॉयर ने इसको कंफर्म नहीं किया, तो आप स्पेसिफिक कन्फर्मेशन भी भेज सकते हैं। ठीक है जी। अगर उससे बात नहीं बनी, आपको लगता है कि भाई लॉयर मुझे सही से एंटिटी का जो लॉयर है वो गाइड नहीं कर रहा, तो आप अपना भी एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। और आखिर में आप ले लेंगे मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिमेंबर जब आप रिटन रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन अलोन इज नॉट दी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, आपको चाहिए चीज़ें कॉर्पोरेट करने के लिए। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपना यूज़ करिए तो क्या प्रोसीजर आपके परफॉर्म करेंगे, आइएगा 500 में ब्रीफ गिवन है पूरी, वहाँ से प्लीज़ आप रीड कर लीजिएगा। और ये समरी है इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें वॉट एवर यू वांट। तो ये प्रोसीजर है आइएगा 500 के। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अगर किसी चीज़ में यूज़ हो रहा है तो उसके क्या प्रोसीजर है। रिमेंबर अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। एग्जाम में भी आप कहीं फंस जाए ना कोई इस तरह की चीज़ हो तो आप मैनेजमेंट से पूछ लें यार इस चीज़ को कैसे वो कोप अप करिए, या कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई है एफआरएस की, या लीगल रेगुलेटरी कोई नया लॉ रेगुलेशन आगे जाके फाइनेंशियल को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप मैनेजमेंट से पूछ लें, आप लोगों से पूछें। रिमेंबर जब ऑडिटर के पास क्या चीज़ें हैं, हम क्लाइंट से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो हमें क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि यार वो किस तरह से चीज़ें करनी है। फिर हम जाके देखेंगे कि यार आईएफआरएस की क्या रिक्वायरमेंट है या वो कंसिस्टेंट है भी कि नहीं है। मैनेजमेंट का जहाँ पे आपने प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ले ली, इमीडिएटली आफ्टर दैट आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अलोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उस अंडरस्टैंडिंग को कॉर्रोबोरेट ना करें और चेक ना करें कि भाई वो मैनेजमेंट जो कह रही है वो एक्चुअली वो कर भी रही है कि नहीं कर रही। और जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें पता है कि जब हमारी कंट्रोल पर रिलायंस बढ़ जाती है तो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का एक्सटेंट कम हो जाता है। सोर्स डेटा वो कौन सा यूज़ कर रहा है एस्टिमेट बनाने के लिए, रिलायबल है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, वो आपने चेक करनी है। सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करनी, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। रिमेंबर कि यार ऑडिटर्स बैंक के वीडियो में मैंने जब आपको कहा, या आपको जब मैं C560 गाइडेंस के हवाले से जब वीडियो बनाई, मैंने आपको कहा कि 2 से 3 आपने ऑडिट प्रोसीजर बताना है, की ऑडिट प्रोसीजर। तो दिस वन इज द की ऑडिट प्रोसीजर के सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड क्या चीज़ें हो रही हैं, लाइक के एनआरवी है या इम्पेयरमेंट है। ये तो मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट डेट पे बुक कर लिया है ना, रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये कितनी सही है, कितनी एक्यूरेट है या कितनी नहीं है, ये तो आपको बाद में जाके पता चलेगा ना। रिमेंबर कि हम एनआरवी जब चेक करते हैं तो हम सब्सिक्वेंट सेल्स देखते हैं कि भाई क्या प्राइस चल रही है और क्या नहीं है। इम्पेयरमेंट के लिए हम कैश फ्लोस देखते हैं कि भाई वो अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं है। इंटायरम एफ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक्स वाई जी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड जाके आपको वेरीफाई हो रही होती है, या एक आपको एक कंफर्ट आ रहा होता है हाँ भाई ये एस्टिमेट जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद नन दिलेस भाई आईएफआरएस की क्या रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट देख लीजिए आईएफआरएस की क्या रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप के आइजा 500 और ऑडिट प्रोसीजर्स के हवाले से आपको एक मतलब ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया होगा इस 23-24 मिनट की वीडियो में। जस्ट लिटिल रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारे लिए मोटिवेशन से ये है कि भाई सब्सक्राइबर अगर इस पर इंक्रीज हो जाते हैं तो शायद कुछ अर्निंग वर्निंग यहाँ से भी शुरू होता है। आपसे कोई कॉस्ट वगैरह नहीं ले रहा है इस चीज़ की। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। जितना ज़्यादा आप यहाँ से हमें सपोर्ट कर सकें हम उतना ही ज़्यादा आपको वीडियोस की सूरत में सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और किसी और चीज़ में जैसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कोई स्टैंडर्ड आपको नहीं आ रहा समझ में, तो घबराना है बिल्कुल भी नहीं है आपने। मैसेज कर देना, क्वेरी आपने ड्रॉप कर देनी है, एंड दैट विल बी आंसर्ड, दैट विल बी रिस्पॉन्डेड, मेरी गारंटी है। सो अपना ख्याल रखिए और तैयारी को अपनी जो है वो जारी सारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।